Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So students, now we will discuss one more question paper of class 8 science because there is some sound issue in previous video. तो साइंस का ही एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं. ये भी करंट सेशन 2022 टू 23 के सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है. दूसरे किसी रीजन का है, केवी के स्टूडेंट्स के लिए ही. और सबसे पहले है सेक्शन ए. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ह्यूमंस में द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन द. फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? इन यूट्रस. द राइट मील फॉर एडोलेसेंस कंसिस्ट ऑफ. एडोलेसेंस के लिए सही मील क्या होगा? चिप्स, नूडल्स, कोक, चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल. एक सेल में वो कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी? इट इज क्रोमोजोम. नेक्स्ट इज द लाउडनेस ऑफ साउंड. साउंड की लाउडनेस इज डिटर्मिन्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है अबाउट 20,000 हर्ट्ज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस. इनमें से कौन सा सोल्यूशन कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? लेमन जूस करेगा, टैप वाटर, विनेगर. वेजिटेबल ऑयल्स नहीं करेंगे. डी ऑप्शन इज करेक्ट. जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से, देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सोल्यूशन. सोल्यूशन के कलर में चेंज होता है. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज ईजिली बाई फ्रिक्शन. किसको आप फ्रिक्शन से आसानी से चार्ज नहीं कर सकते? प्लास्टिक स्केल हो सकता है, इन्फ्लेटेड बलून, कॉपर रॉड नहीं होगी. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द आई. आई का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है लाइट को एंटरिंग इनटू द आई, कि कितनी लाइट एंटर करेगी आई में? ये है आइरिस. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेशिंग. थ्रेशिंग से आप क्या समझते हैं? तो स्टॉक्स को बीट करके जब उनसे ग्रेन्स को अलग किया जाता है उसको बोलते हैं थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग एक प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड ग्रेन्स फ्रॉम stalks by beating them. Okay, next is define any one contact force. Contact force क्या है? वो फोर्स जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं. फोर्स जो अब हम अप्लाई करते हैं बाय डायरेक्ट टचिंग एन ऑब्जेक्ट. सो फोर्स अप्लाइड बाय डायरेक्ट टचिंग an object is called contact force. Next is force. A force of 100 Newton is applied on an area of 4 meter square. 4 meter square के एरिया पर 100 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया. प्रेशर को कंप्यूट करिए बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया. सो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. फोर्स है 100, प्रेशर है एरिया है 4. 25 फोर्स आर 100, तो प्रेशर होगा 25 पास्कल्स. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द figure given figure. Observe the figure given. Observe the given figure and answer the questions that follow. इसको देखिए फिगर को और क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए. फर्स्ट इज लेबल ए एंड बी. ए और बी क्या है? ए स्पर्म्स हैं और बी है ओवम. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस. ये प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज़. म्यूज़िक और नॉइज़ में क्या डिफरेंस है? म्यूज़िक वो साउंड है जो बहुत प्लीजिंग सेंसेशन देती है, जबकि जो नॉइज़ है वो अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड होती है. एंड ऑल्सो राइट द यूनिट यूज टू मेजर लाउडनेस. लाउडनेस को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं? डेसिबल से. डी बी. एंड म्यूजिक साउंड विच प्रोड्यूसेस a pleasing sensation and noise is unwanted and unpleasant sound is noise. Okay, next is state the laws of reflection. previous question paper में भी था ये laws of reflection. सबसे पहले तो ये कहता है कि angle of reflection इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के. ऑफ इंसिडेंस
दूसरा इंसिडेंट रे, डेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों लाई करेगी सेम प्लेन पर, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, नेम एंड डिफाइन द फिनोमिनन शोन इन द फिगर गिवन बिलो। ये एक प्लेन मिरर है, एफ लिखा है, यहाँ पर एफ आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा फिनोमिनन है? ये है लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन नाम लिखना था, एंड डिफाइन ऑल्सो। इसमें क्या होता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट ही होती है, बिल्कुल सीधी होगी लेकिन इन्वर्टेड होगी। सो व्हेन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज erect but inverted in the lateral side, it is called lateral inversion. Okay, next is a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. एक blacksmith एक टूल बना रहा है, तो वो hot piece of iron को हैमर करता है, उस पर हैमर मारता है, हथौड़ा मारता है। तो how does the force due to hammering, हैमरिंग से जो फोर्स है वो कैसे अफेक्ट करेगा द पीस ऑफ आयरन को? तो क्या होगा, पीस ऑफ आयरन की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि वो गर्म है, और फिर जो भी वो शेप उसको देना चाहे, जो भी टूल उसको बनाना है, वो उसमें उसको माउल्ट कर सकता है। सो होगा क्या, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग causes the change in the shape of iron, and iron can be molded in the shape of the required tool. Next is in case of a fire, फायर के केस में कहीं पर अगर आग लगी है, बिफोर द फायरमैन यूजेस द वाटर हॉजेस को यूज़ करने से पहले जो फायरमैन है वो शट ऑफ करते हैं मेन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उस एरिया की, उसको एक्सप्लेन करिए व्हाई दे डू दिस। वैसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास जो वाटर हॉजेस हैं उसमें पानी है, पानी में सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स क्योंकि वाटर विद सॉल्ट्स अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर वो मेन सप्लाई को ऑन रखेंगे, शट ऑफ नहीं करेंगे, तो पानी में करंट आ जाएगा, जिससे कि जो फायरमैन है उनको इंजरी हो सकती है, उनको वो हार्म कर सकता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए पहले मेन सप्लाई को शट ऑफ कर देते हैं। तो आंसर आप लिखेंगे वाटर यूज्ड इन वाटर हॉजेस कंटेन्स salts which is a good conductor of electricity. So if the electric supply of that area is kept open before water is sprayed, an electric current will be conducted through water. This can cause an injury and can cause an injury to the firemen, so they shut off the electric supply. Next is why is tin electroplated on iron? टिन को इलेक्ट्रोप्लेट क्यों किया जाता है आयरन के ऊपर? टू मेक कैन्स, जब कैन्स बनती हैं जिनको यूज़ किया जाता है फूड स्टोर करने के लिए, क्योंकि जो टिन है वो लेस रिएक्टिव है आयरन के कंपैरिजन में। सो अगर आयरन के ऊपर आपने टिन को इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया है, आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा फूड के, और फूड स्पॉइल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। सो आंसर आप लिखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन ऑन आयरन इज़ डन बिकॉज टिन इज़ लेस reactive than iron, so food inside the cans will not react or come in direct contact with iron, and thus prevents it from getting spoiled. Okay, next is describe with the help of a diagram. डायग्राम की हेल्प से डिस्क्राइब करना है वो इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी, जो डिटेक्ट कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट
कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, तो इसके लिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। आपको डायग्राम बनाना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है। सो ये डायग्राम है, ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें ये चार्ज्ड बॉडी है, मेटल डिस्क है, मेटल की ही रॉड है और ये लीव्स है ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। सो इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है, वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग अ चार्ज और नॉट, कि क्या कोई ऑब्जेक्ट चार्ज को कैरी करता है या नहीं। इसमें होता क्या है, दो मेटल लीव्स होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम लीव्स हमने ली है, एल्यूमिनियम फॉइल की लीव्स, जो कनेक्टेड होती है मेटल रॉड से। ये यहाँ पर रॉड से कनेक्टेड है, विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू अ डिस्क, जो यहाँ पर एक मेटल डिस्क से कनेक्टेड होता है। सो जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रोस्कोप को, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सेम पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट हो जाएगा लीव्स में, क्योंकि ये मेटल का है रॉड, तो इन दोनों लीव्स में भी आएगा ये। दीज लीव्स ऑफ, क्योंकि मेटल की लीव्स हैं, अगर ये सेम चार्ज होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिवली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब लीव्स मूव अवे होती है एक दूसरे से दूर अगर ये जाएंगी, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है, और अगर वो कम क्लोज पास में आती है, दूर नहीं होती, तो ये इम्प्लाई करता है कि ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, नेम द हार्मोन विच वुड बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, उनके नाम लिखने हैं। अ फ्राइटेंड पर्सन, कोई पर्सन अगर डरा हुआ है, एड्रेनलिन। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टू एडल्ट, ग्रोथ हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन। डेवलपमेंट ऑफ tadpole to frog, thyroxin, and maturation of eggs in female, luteinizing हार्मोन। ओके, नेक्स्ट, या फिर इसके और में क्वेश्चन है, ड्रॉ करना है वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक वेल लेबल डायग्राम। सो ये डायग्राम है, ड्रॉ करेंगे, फिर लेबल करेंगे। ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। नेक्स्ट इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द आई, आई के पार्ट्स के नाम लिखने हैं, ब्लैंक स्पेस जो गिवन है इनमें, किन्हीं भी 5 के नाम आप लिखेंगे जो शो की गई है फिगर गिवन बिलो। सो नंबर 6 ये है ऑप्टिक नर्व, 5 ये है रेटिना, कॉर्निया, लेंस एंड आइरिस एंड सीलियरी मसल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इन इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा वो पार्ट है जो वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट इज तबला, तबला में जो स्किन है उसकी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। गिटार में जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, एंड फ्लूट में जो एयर कॉलम्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट इज अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स। 40 बार एक पेंडुलम ऑसिलेट करता है 4 सेकेंड में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो ऑसिलेट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम। सो 40/4 यानी कि फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज। टाइम पीरियड इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, 4/40 भी आप कर सकते हैं, टाइम बाय नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर टाइम को आप लिख सकते हैं 1/फ्रीक्वेंसी, 1/10, 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में आइडेंटिफाई करिए वो एजेंट जो एग्जर्ट करता है फोर्स को और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो फोर्स एक्ट करता है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का इफेक्ट क्या होगा हर एक केस में वो आपको बताना है। फर्स्ट इज एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार, बार्स को क्लियर करने के लिए एक एथलीट है जो हाई जंप करता है एट अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक। तो इस केस में जो एजेंट है जो एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर को वो है एथलीट की मसल्स, ऑब्जेक्ट है एथलीट, और इफेक्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में आपने स्क्वीज किया लेमन को। एजेंट जो फोर्स को एग्जर्ट करता है वो है फिंगर्स, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया है वो है लेमन्स, और चेंज क्या हुआ है
इफेक्ट क्या है? चेंज इन शेप में चेंज हुआ है लेमन की। नेक्स्ट, वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड इफ वी हैव फ्लैट शूज रादर दैन शूज विद शार्प हील्स। अगर सॉफ्ट सैंड है, रेत है, उसके ऊपर फ्लैट शूज़ में चलना ईजियर होता है शार्प हील्स के कंपैरिजन में या फिर पेंसिल हील्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्रेट प्रेशर की वजह से जो सैंड है पेंसिल हील्ड के या फिर शार्प हील्स के नीचे वो सिंक हो जाएगी, हील सिंक हो जाएगी उसमें, जो रेत है सॉफ्ट सैंड है उसके अंदर, तो बहुत डिफिकल्टी होगी। फिर आप उसको बाहर निकालेंगे फोर्स के साथ, फोर्स अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट जैसे आपने स्टेप रखा, कदम रखा, फिर से वो सिंक हो जाएगी, मुश्किल होती है चलने में। जबकि जो फ्लैट शूज़ है वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्योंकि एरिया वहाँ पर ज़्यादा है, तो सिंक नहीं करते ज़्यादा डेप्थ तक, तो इसलिए चलने में आसानी रहती है। तो आंसर आप लिखेंगे ड्यू टू ग्रेटर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, हील्स का एरिया कम है फ्लैट शूज़ के कंपैरिजन में। प्रेशर द सैंड अंडर पेंसिल हील्ड शूज़ sinks in greater depth, therefore it is difficult to walk with pencil heels or sharp heels shoes। जबकि दूसरी तरफ on the other hand flat shoes exert less pressure and do not sink in the sand. Okay. Now next is section D. इसमें पैराग्राफ्स गिवन है, 3 पैराग्राफ्स हैं। ओके, फर्स्ट इज पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज एन इकोनॉमिक लॉस और डैमेज टू द फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। It may destroy crops, causes diseases in them or in human beings. Chemicals used to eradicate the worn out the unwanted pest population from agriculture or experimental field are called pesticides. Some pesticides are organism specific and have particular mode of action to remove the pests. Pesticides use the modern agriculture and biofarming and its interaction in environmental process, which is about 4,000 years old. Ancient literature mentioned the use of poisonous plants for pest control. Modern agriculture employs a number of chemicals for enhancing crop yield and protecting the same. Synthetic fertilizers are added to replenish the various nutrients and maintain soil fertility. These chemical fertilizers are added to soil in order to overcome the deficiency of minerals and to provide extra chemical requirement for proper growth and of high yielding varieties. Plant development pattern is highly modified by adding plant growth regulators (PGR) during agriculture practices and plant tissue culture experiments. Okay. First is what is full form of PGR? PGR की full form है plant growth regulators. B option is correct. Why a farmer uses pesticides in field during agriculture practices? Farmers pesticides को क्यों use करते हैं? To eradicate or warn out the unwanted pests population from agriculture or experimental field from agriculture. Agriculture में जो unwanted pest population है उसको इराडिकेट करने के लिए। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय फर्टिलाइजर्स? इनमें से कौन सा पार्ट फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, ह्यूमस नहीं करते हैं, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम भी करते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट वाज यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट्स इन एंशिएंट टाइम्स? एंशिएंट टाइम्स में लोग क्या यूज़ करते थे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए? मॉडर्न एंशिएंट टाइम्स में यूज़ करते थे वो पॉइजनस प्लांट्स को पेस्ट कंट्रोल के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ न्यूट्रल बॉडी इनटू अ चार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन इज अ यूनिवर्सल फिनोमिनन। अ बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज: फ्रिक्शन से, कंट्रोल कॉन्टैक्ट से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. When we rub 2 neutral bodies, there will be some transfer of electrons from one body to other due to structural modification because of the frictional forces acting on them. इस मेथड में one of the bodies acquire a negative charge, जबकि जो दूसरी है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, both of which are जो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। जब ग्लास रोड को
रॉड को आप रब करते हैं विद सिल्क क्लोथ तो ग्लास एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ग्लास रॉड एंड आर एडेड टू सिल्क क्लोथ. जब व्हेन एक एन इबोनाइट रॉड इज रब्ड, इबोनाइट रॉड को रब करते हैं फर क्लोथ के साथ तो इबोनाइट रॉड एक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्ज, फर क्लोथ एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर क्लोथ टू इबोनाइट रॉड. ओके, नाउ क्वेश्चंस. फर्स्ट इज अ बॉडी कैन बी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज. किससे आप चार्ज कर सकते हैं? फ्रिक्शन से, कॉन्टैक्ट से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से. तीनों गिवन है आपको. सो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ चार्जेस आर. चार्जेस के टाइप क्या है? पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों. सी ऑप्शन इज करेक्ट. जब ग्लास रॉड को आपने रब किया सिल्क क्लोथ के साथ तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे ग्लास रॉड से, ऐड होंगे सिल्क क्लोथ में. तो क्या रिजल्ट होगा? ग्लास एक्वायर. कौन पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर करेगा, कौन नेगेटिव को? सो इसमें ग्लास एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, सिल्क क्लोथ एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज. ग्लास फर्स्ट ही करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट. जब इबोनाइट रॉड को आप रब करते हैं फर क्लोथ के साथ तो इबोनाइट एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज, फर एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज. तो ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन्स का? ये आपको इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फर क्लोथ से इबोनाइट रॉड में, फ्रॉम फर क्लोथ टू इबोनाइट रॉड. बी ऑप्शन इज करेक्ट. फिर एक और पैराग्राफ आपको गिवन है, हाइड्रोजन फ्यूल रिप्रोडक्शन. एक और है, 4 पैराग्राफ से. चलिए इन दोनों का आप कर लेंगे. फिर क्वेश्चन है नीचे, आंसर जनरली ऊपर ही मिल जाते हैं, देख लेते हैं एक बार. ये पैराग्राफ है, ये क्वेश्चंस हैं. लास्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. ये सैम्पल पेपर में भी था, सेम पैराग्राफ ही था शायद. हाँ, क्वेश्चंस भी सेम थे. पहला क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से एक पार्ट नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? सो टेस्टिस. इनमें से कौन द डेवलपिंग जाइगोट, जिसको एम्ब्रियो भी बोलते हैं, एम्बेडेड होता है इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? यूट्रस में. बी ऑप्शन, वॉल ऑफ यूट्रस इज करेक्ट. कौन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ IVF? in vitro fertilization. Fusion of male and female gamete is called fertilization. Okay, that's all students. ये था 8th class science का एक क्वेश्चन पेपर. Thank you so much for watching.